नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सोमवार को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गुजरात स्थित केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और जल चढ़ाकर उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद केवड़िया परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2022 ये वह साल है जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व ना होता तो क्या होता? अगर 550 से ज़्यादा रियासतें एकजुट ना होती तो क्या होता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उल्लेख किया है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात सरदार वल्लभ भाई पटेल और एकता दिवस की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास के डॉक्टर विकास नौटियाल जी। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं इतिहासकार प्रोफेसर आनंद वर्धन जी। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत आनंद जी मैं आप ही से ही करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो एक सवाल उठाया है, जो जिस बात का उल्लेख किया है कि अगर सरदार पटेल जैसा नेतृत्व ना होता तो क्या होता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे विषय पे प्रकाश डाला है जिस पर इतिहासकारों ने भी कम दृष्टि डाली है। मैं आपको बताऊं कि देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और 11 जून को ट्रावनकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर के माध्यम से राजा ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 12 जून को हैदराबाद ने अपनी स्वतंत्रता के हम डोमिनियन स्टेटस होंगे इसकी घोषणा कर दी और 17 जून को जिन्ना ने कहा कि ये सभी जितने देसी रियासतें हैं ये संघ बनाकर अपने को एक फेडरेशन के अंतर्गत लाएं और इस प्रकार से एक नई प्रकार की कार्रवाई उसने शुरू कराई थी राजनीतिक, जिसमें भारत का एकीकरण बिल्कुल असंभव हो जाए। यहाँ तक कि जोधपुर से भोपाल और भोपाल से हैदराबाद स्टेट तक उसने रेलवे लाइन बिछाने की बात कर दी थी, जूनागढ़ में हस्तक्षेप की बात कर दी थी। तो भारत के अंतर्गत विखंडन करने की प्रक्रिया स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व ही शुरू हो गई थी। और ऐसे में यदि हमारे पास एक विराट राजनयिक सरदार पटेल की तरह नहीं होता, जिसने जहां शांति की ज़रूरत थी वहां पर उन्होंने सौहार्द और शांति की बात की, राजाओं की विरासत और उनके अधिकार को समझते हुए प्रिवी पर्स की योजना लाई, या उन्होंने जब हमारे यहाँ 1130-35 जो थे आईसीएस अधिकारी थे वो या तो ब्रिटेन चले गए या पाकिस्तान चले गए, संख्या बहुत घट गई थी। तो उस समय किस प्रकार से भारतीय प्रशासन को व्यवस्थित किया जाए कि राष्ट्र को हम एकीकृत कर सकें, ये सारे कदम उन्होंने उठाए हैं। तो उनके बिना इस एकीकृत भारत को न समझा जा सकता है न देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास जी, मैं भी आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि एकजुट भारत आज जो हमें दिखाई देता है और उसके चलते सरदार पटेल को याद किया जाता है, आप कैसे देखते हैं एकता के लिए? चाहे अगर बात मैं 550 से ज़्यादा रियासतों की करूँ जिनको एकजुट करने के लिए सरदार पटेल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आप कैसे देखते हैं उनके योगदान को? जी, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा है, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसी इंडिया में डिवाइड एंड रूल की रही जी। लेकिन जब वो यहां से जाने वाले थे तो उन लास्ट कुछ वर्षों में उन्होंने एक नई पॉलिसी रखी जिसको कहा गया डिवाइड एंड क्विट, यानी विभाजन करो और यहां से जाओ। तो उनका उद्देश्य तो यहाँ विभाजन करना ही था और इसके साथ साथ भारत में जो अन्य तत्व थे वो भी भारत का विभाजन करने के लिए लगे हुए थे जी। जिसमें चाहे हम लीग और जिन्ना को लें, चाहे हम कम्युनिस्टों को लें, जो लोग एकता नहीं चाह रहे थे
और कांग्रेस की अपनी कुछ विवशताएं थी। तो ऐसी स्थिति में पटेल का योगदान निसंदेह बहुत बेहतर रहा और उनकी पूरी टीम, मेनन साहब को हम याद जरूर करें इसमें, जिन्होंने पूरी किताब इस पर लिखी है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। जी, अभी आपने 500 से ज्यादा स्टेट्स की बात की, तो किस तरह से हुआ और उसके साथ कितने एनेक्डोट्स जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और निसंदेह ये बात गांधी भी समझते थे कि संगठनात्मक क्षमता पटेल में बेहतर है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने ये बात कर दिखाई। इसलिए एकता की दृष्टि से, देश को जोड़ने की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से उनका रोल अंग्रेजों के जस्ट अपोजिट खड़ा रहा और उन्होंने देश को जोड़ा। जैसे अभी जोधपुर का, जी हाँ, बोलिए। क्या जो अभी आपने जोधपुर की और जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद की बात की, तो इस तरह के करीब करीब 13 स्टेट्स और थे जो इंडिया से अलग होना चाहते थे। चाहे हम जूनागढ़ को लें, चाहे जोधपुर को लें, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और कश्मीर का इशू तो सर्वविदित है। उनको एक साथ जोड़ने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, जो पॉलिटिकल स्किल्स थी, वो पटेल में मौजूद थी और उनकी उस टीम में मौजूद थी, मेनन साहब वाली टीम में मौजूद थी, जिसको इन्होंने खुद नेतृत्व दिया। और निसंदेह इनको नेहरू मंत्रिमंडल से, पंडित नेहरू की तरफ से ऑटोनॉमी भी मिली कि वो इस काम को करें और बेहतर ढंग से करें। और निसंदेह पटेल साहब ने इसको बखूबी निभाया। इसीलिए हम उनको भारत का बिस्मार्क कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे यूरोप में हम बात करते हैं कि बिल्कुल इस तरह से जर्मनी का जिस तरह से उन्होंने एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पटेल ने भारत का एकीकरण किया। जी, इसीलिए आज का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संजय जी, आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें और भी कही, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आज के संदर्भ में हैं। जिस एकजुट भारत के लिए सरदार पटेल जी ने अपना योगदान दिया, लेकिन आज जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जी, दो बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति और उनको जो ऑनर मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था हमारे देश में, उस सम्मान को वापस लाने का जो प्रयास किया है, सबसे पहले वो बड़ी सराहनीय चीज है। आपने बात शुरू की थी कि मोदी जी ने कहा कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। वो नहीं होता तो शायद भारत की परिकल्पना जो आज हम कर रहे हैं, जो भारत सामने देख रहे हैं, या उसकी जो परिकल्पना थी वही नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एक भारत सिर्फ मान लीजिए कि जितने भी 550 से ज्यादा रियासतें थी जो हमारे साथ देश में बनी, जिनको हम वो प्राइवेट स्टेट्स थी, उसके साथ आप देखिए कि भारतवर्ष अपनी एक आर्मी, अपना एक ब्यूरोक्रेसी, अपनी एक व्यवस्था, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो बनाने की बात थी, वो हुई। जो सरदार पटेल की परिकल्पना का भारत था, वो भारत उन्होंने एक भारत तो बना दिया, लेकिन क्या भारत का वो समाज, जो एक भारत का एक समाज बनाने की बात थी, वो समाज बन पाया क्या? मतलब आपका मेरे से जो सवाल है वो उस तरफ। उसमें मोदी जी ने वो करप्शन की, डायनेस्टी की, जो डायनेस्टिक सिस्टम है, जो जातिवाद के नाम पे जहर घोला जा रहा है, जातिवाद के नाम पे जो राजनीति होती है, सिर्फ जाति के नाम पे जो राजनीति होती है, और राजनीतिक भाषा में भी आप इस तरह की बाकी तमाम चीजों का जो उल्लेख करते हैं, वो चीजें बहुत ही नकारात्मक एक राजनीतिक सोच को लेकर के आती है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब जातिगत व्यवस्था के तहत या जाति के नाम पे जो राजनीति होती है, जो कई सारे आप देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स जो है हमारे देश में, रीजनल पार्टीज जो है, और कई बार कुछ पार्टियां जो कई नेशनल पार्टी के दर्जे पे पहुंच जाती हैं, वो सिर्फ उसके लिए जब जाति का काम करती हैं, तो एक बड़ी विचित्र सी चीज पैदा होती है, जिसपे ये होता है कि उनके पीछे चाहे करप्शन के जो भी आरोप लगे, उनके पीछे डायनेस्टी के चाहे जो भी आरोप लगे, वो कई बार आरोप सिद्ध होने के बाद भी उस आरोप पे लोग बड़ा ही लिबरल व्यू लेते हैं, पर्टिकुलरली उनकी जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी होती है, उनकी जाति की जो कंस्टिट्यूएंसी होती है। तो ये समाज के लिए और राजनीति के लिए, क्योंकि हम अगर भारत को देख रहे हैं तो हम एक विकसित भारत के रूप में भारत को, जब अमृतकाल मना रहे हैं, तो हम भारत को वहां पे देखना चाहते हैं।
इस दौरान आप देखिए कि जहां पे आज मोदी जी खड़े थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और केवड़िया को जो उन्होंने बनाया है, जो एकता नगर कहा जा रहा है, उसके बारे में भी लोग कहते थे कि एक स्टैच्यू बनाने का क्या है, इतने पैसे क्यों लगने हैं, इतना इसमें टाइम क्यों खर्च होना है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि वो एक स्टैच्यू नहीं होती है, वो एक इतिहास की बात है, सरदार पटेल को गरिमा मिलने की बात है। उसके साथ अगर आप प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखें तो जो व्यक्ति वहां जाता है वो सरदार साहब को याद करता है, उनके इतिहास को, तथ्य को, भारत निर्माण में, एकीकृत भारत में एक भारत बनाने में जो उनका योगदान है एक लौह पुरुष के तौर पे, जी उसको भी वो समझता है। जो नहीं ठीक से जानते वो ठीक से जानते हैं, जो जानते हैं वो चीज और भी परिमार्जित होती है, और साथ में पूरे क्षेत्र का एक विकास होता है। तो दुनिया भर में एक मैसेज जाता है, हमारे देश के ही नहीं लोग, बाहर के भी लोग आते हैं, जब उस चीज को समझते हैं तो एक ब्रॉडर, उस जगह का भी नाम है एकता नगर, वो किया गया। उसमें तमाम तरह की, हमारे यहाँ मतलब कॉन्फ्रेंसेज जब होती हैं तो सरदार साहब को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान भी मिलता है। और मोदी जी जब उस जगह से खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि जो जिस चीज का आपने जिक्र किया कि जो समाज का या राजनीति का या मतलब लार्जर स्केल पे देखें तो देश की उन्नति में ये जो बाधाएं आ रही हैं एक भारत के उसमें, वो मैसेज काफी स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि वो जगह जाने पे, वहां से कहने पे वो मैसेज जनता तक ज्यादा लगता है, कारगर रूप में पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, अगर बात जातियों के उसकी आती है, मुद्दा आता है जातियों का, किस प्रकार जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, नैरेटिव गढ़ने का काम किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात हो, परिवारवाद की बात हो, तुष्टीकरण की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां समाज में एक टकराव स्वार्थ की राजनीति के लिए पैदा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो एक मूलभूत बात समझनी होगी कि जाति हमारे देश में काम करने की एक औद्योगिक इकाई थी। हम अपने सामाजिक ताना बाना में, अपने सामाजिक व्यवहार में प्रत्येक जाति के प्रति हमारी यदि इतिहास दृष्टि देखेंगे, सांस्कृतिक दृष्टि देखेंगे, तो हमारी जाति हमारे कर्म प्रधान समाज की द्योतक है और जातियों का कर्म के सिद्धांत से एक सहज संबंध रहा है। लेकिन आधुनिक भारत की राजनीति ने लोकतंत्र में चुनाव के दृष्टिकोण से उनका समूहीकरण शुरू कर दिया। अब यह जो समूहीकरण है ये बड़ा व्याघातक है, क्योंकि जब हम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, जब सरदार पटेल जैसे नायक का, वो भी किसान परिवार से थे, और देखिए यदि आप उनकी जाति का उदाहरण लेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूर्वज पंजाब के गुजरावाला क्षेत्र से जाकर गुजरात में बसे थे, तो उनकी मूल जाति का उद्भव तो कहीं न कहीं गुर्जर समाज से था। और वही जाति जाकर, वो स्वयं में एक उदाहरण है कि गुजरात में जाकर वहाँ पर एक पाटीदार जो समाज है, अर्थात पट्टाधारी किसान वर्ग में वो आते हैं। तो जाति के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आए, आप बारदोली आंदोलन को देखिए, उसमें कोई किसान एक जाति का नहीं था, उसमें किसान एक वर्ग है, उसमें स्त्री संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं थी, जन आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। तो किसानों, श्रमिकों, स्त्रियों का जो उन्होंने आंदोलन खड़ा किया अपने जीवन में, और जब वो अहमदाबाद में थे तो वो मृदुला साराभाई परिवार के साथ स्त्री उत्थान आंदोलनों में थे। जब वो सफाई कमिश्नर के रूप में, म्यूनिसिपैलिटी के रूप में काम कर रहे थे, तो वहाँ हमारी छोटी जाति समूह के लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके मध्य जो उनका व्यवहार था, उनका पक्ष था, वो कितना उत्तम और उदात्त था। आज उससे हम लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। और जब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जातियां अंग्रेज के विरुद्ध थी उनको उन्होंने क्रिमिनल कास्ट बनाया, गुजरात में भी ऐसी जातियां थी। उनके जब केसेस आए अहमदाबाद में, जहां वो एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर थे, और क्रिमिनल लॉयर वो क्यों बने, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि कैसे एक साधारण निर्दोष भारतीय को क्रिमिनल बना दिया जाता है। और उन्होंने प्रतिवाद अंग्रेज जज के समक्ष रखा कि जब प्राइमा फसाई किसी का क्रिमिनल होना सिद्ध नहीं है, तो उसको क्षेत्र के आधार पर और जाति के आधार पर आप क्रिमिनल कास्ट या क्रिमिनल रीजन से आने वाला व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो पूरी जीवन प्रगाथा है वो ये जाति की जो तुच्छ भावना है उसके खिलाफ थी और राष्ट्र भावना को सर्वोपरि लेकर चलने की थी। बिल्कुल। सरदार पटेल जी ने जो भी किया देश के लिए, वो चाहे भाषा के हम बात करें या समाज को एकजुट करने की बात करें, प्रांतों की बात की जाए, देश कैसे एकजुट हो, इसके लिए सरदार पटेल जी ने काम किया। लेकिन आज
कभी कभी ऐसा रूप उभर के सामने आता है जैसे लगता है कि अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थों के लिए जाति के नाम पर नए नए नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर विकास जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूँगा, आनंद जी आपसे भी समझूंगा, क्योंकि यह मामला इतिहास का है और प्रधानमंत्री जी ने आज इस मुद्दे को भी उठाया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास को भी ऐसे पेश करते हैं जिससे देश जुड़ता नहीं है बल्कि दूर होता है। इससे क्या तात्पर्य है, क्या संदेश है इसका? इतिहास लेखन की दृष्टियां हैं, जो अलग अलग दृष्टिकोणों से हम लोग इतिहास को अगले आने वाली पीढ़ी के समक्ष रखते हैं। जो अंग्रेज आए उन्होंने कॉलोनियल स्टाइल में या कैम्ब्रिज स्टाइल में इतिहास को रखा, जिसके अंतर्गत डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुआ करती थी। जब हम नेशनल स्कूल की तरफ से चलते हैं तो जैसे ही राष्ट्रीय कांग्रेस आती है तो उसके बाद देश को एक करने की बात आई, तो जिसके अंतर्गत राष्ट्रीयता के बिंदुओं को लेकर इतिहास लिखा गया। जब हम और चीजों को देखते हैं, जैसे मार्क्स की थ्योरी देखते हैं, तो उसके आधार पर मार्क्स और समाजवादियों ने लेखन किया और उन्होंने किस तरह से इतिहास का कई जगह पे विद्रूपण भी किया और कई जगह उन्होंने अच्छाइयां भी की, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई जगह उन्होंने जो भारत के इतिहास के वो पहलू थे, उन पहलुओं को उन्होंने उस रूप में नहीं रखा जिस रूप में रखना चाहिए था जी। इसलिए जो देश में जिन लोगों की भूमिका थी, ऐसे बहुत से लोग थे जो लोग छूट गए। अभी हम इसकी अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम उन सब लोगों को सम्मिलित करें जो इस देश के पूरे राष्ट्र निर्माण में जो लोग सम्मिलित हुए हों। उसके दृष्टिकोण से हम इतिहास को देखने की कोशिश करें, हम समग्र दृष्टिकोण को देखने की कोशिश करें, हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्रवाद की नहीं जी। राष्ट्र में सब लोग सम्मिलित होते हैं, समाज के सब वर्ग सम्मिलित होते हैं और पूरा का पूरा एक, जो कहें कि जो आपने जातियों की बात की, जो आपने समुदायों की बात की, ये देश बहुत लंबे टाइम से, अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो करीब 6000 से ज्यादा समुदाय भारत में बताता है। और ये हमारी डेमोक्रेसी, हमारे भारतवर्ष की एक ब्यूटी भी है कि लंबे समय से हम इतने एक साथ होकर चल रहे हैं। तो उन बिंदुओं को जोड़ने की आज जरूरत है। राष्ट्र को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए हमको सबको समग्र रूप से एक साथ लाना पड़ेगा और लाना, इसके लिए प्रयास हो रहा है जी। वर्तमान प्रयास सरकार इसके लिए कर रही है जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है आनंद जी, ये सवाल इसलिए उठता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, एक वर्ग ऐसा है जो इस देश का जो असली इतिहास है उससे दूर करता है। सवाल राम के ऊपर उठाया जाता है, सवाल राम सेतु पे उठाया जाता है, सवाल भारत की संस्कृति पे उठाया जाता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये प्रश्न को तो हम ये देखेंगे कि इतिहास लेखन जो भारत में हुआ उसकी बहुत पृष्ठभूमि में नहीं जाता हूं। अभी हमारे दूसरे वक्ता ने कहा है, एक खास बात देखिए कि भारत में जैसे बुद्ध के व्यक्तित्व को लेकर आप लेखन कर रहे हैं, वहाँ आप क्या दिखा रहे हैं? भगवान बुद्ध ने एक समतामूलक समाज की बात की, यथार्थ है, लेकिन वो सनातन के अंतर्गत ही एक सुधार आंदोलन था। आज आप उसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि वह कोई प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट हिंदुत्व था। ऐसी बात नहीं थी। हमारे यहाँ पंथ और विचार, संप्रदाय का क्या अर्थ होता है? सम्यक पूर्वक प्रदत्त ज्ञान और दाय की रक्षा करना, जो आपको पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो हमारी जो संप्रदाय की जो दृष्टि थी, हमारे पंथों की दृष्टि थी, चाहे वो जैन धर्म था, वो बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, वो इस देश के परंपरागत जो धर्म में कुछ कुरीतियां कहीं आई हैं, उसमें सुधार आंदोलन थे। आज आप सुधार आंदोलन को विभेदकारी बता रहे हैं। आप इस देश के मानस और संस्मरण में जो रचा बसा इतिहास है, आप उसको चुनौती दे रहे हैं और जातीय इतिहास की अवधारणा को गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। चोल राजवंश दक्षिण में विराट राजवंश था। क्या वर्णाश्रम, धर्म और जाति के आधार पर आज उसकी जाति तय की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। नंद वंश, मौर्य वंश जैसे महान जो राजवंश हुए, आज की दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो दलित समुदाय में हैं। शिवाजी जैसे हमारे महान नायक आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनको पिछड़ा वर्ग में प्रस्तुत किया गया है। तो क्या वो सचमुच पिछड़े थे? क्या वो सचमुच दलित थे? यह अवधारणा आज की पैदा की जा रही राजनीतिक अवधारणा है, जो महापद्मनंद एक विराट साम्राज्य के निर्माता थे या चंद्रगुप्त मौर्य विराट साम्राज्य के निर्माता थे। आप उनकी दृष्टि को देखिए। गुर्जर प्रतिहार नीचे के स्तर से उठते हैं,
प्रतिहारी थे, द्वारपाल थे, वहां से शासक बनते हैं और वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कितनी विराट मंदिरों का और तीर्थों का निर्माण करते हैं। कृष्णदेव राय जैसे हमारे समक्ष उदाहरण हैं कि वो साधारण कृषक गोचारक समूह में जन्म लेते हैं और एक भारत के महान राजा बनते हैं। आप गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, इनके इतिहास को पढ़िए। ये कितने सामान्य वर्गों से आए हैं और इन्होंने जातीय उत्कर्ष किया है, वर्णाश्रम में ऊपर आए हैं और इन्होंने विराट शासन किया है, अच्छे योग्य राजा दिए हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और प्रधानमंत्री जी ने आज एकता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में उठाया। वो मुद्दा यह था कि दुश्मन केवल खुले में नहीं हो सकता, बल्कि दुश्मन छुपे रूप में घर के भीतर भी हो सकता है, हमारे आसपास भी हो सकता है। इससे क्या आशय था प्रधानमंत्री जी का? देखिए, इसके बड़े सारे मायने हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो नक्सल हैं वो दो रूप में हमारे सामने आते हैं। एक जो बंदूक के हाथ में लेकर के आते हैं और दूसरा जो कलम हाथ में लेकर के आते हैं, और हमें उन दोनों को किस तरह से उनका सोल्यूशन, उनको कैसे निपटना है, ये हमें सोचना होगा। ये जो तमाम राज्यों के गृह मंत्री थे उनके समक्ष वो इस बात को कह रहे थे। जी। आप इसको समझिए कि वो कितनी बड़ी एक सिचुएशन है कि सामने प्रत्यक्ष जो दुश्मन है, वो तो आपको पता है कि ये सामने ये दुश्मन है, उसके लिए आपने ये तमाम तरह की तैयारी कर ली। आज के युग में, क्योंकि समय बदल रहा है, आज के कालखंड में जो है, जैसे एकता नगर में वो बात कर रहे हैं, तो उस समय के जो हमारे देश के जो भी नेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जितने लोग भी उस समय थे, उनके सामने एक दुश्मन था, ब्रिटिश साम्राज्य। उससे उनको लड़ना था। आज के समय में प्रत्यक्ष तौर पे हमें पता है कि हमें किन लोगों से लड़ना है, जिसमें हमारे पड़ोसी हैं और भी हैं इंटरनली, जो हमारे सामने जो सीधा सीधा हमें पता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में, जिस समय तकनीक का इतना वो रोल है, उस समय में आपके समक्ष दुश्मन कई रूप में आते हैं, जो वैचारिक तौर पे आते हैं, कई बार बहुत छुपे रूप में आते हैं और कई बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से आते हैं। तो उसमें और ये प्रक्रिया और भी बढ़ जाती है जब भारत एक स्ट्रांग नेशन जो है, एक डिटरमिन्ड नेशन जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, उस समय कई तरह के फोर्सेस भी उसके साथ आकर के मिल जाते हैं, जो पिछले कुछ समय में हमने कई स्वरूप में आते हुए देखे हैं। उन स्वरूप पे अभी मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, जो हमने पहले देखा है। लेकिन ये जो समस्या है, ये समस्या बड़ी विकट है। अब दो चीज है, प्रधानमंत्री जब वहां से कह रहे हैं तो एक तो अपने इतिहास को बता रहे हैं, सरदार पटेल के बारे में बता रहे हैं, हमारे जो गौरव चिन्ह हैं, जो हमारे कल्चरल, सोशल और नेशनल आइकॉन्स हैं। एक प्रक्रिया कुछ दिन पहले चली, जिस समय में उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि गुलामी के जितने भी वो हैं, निशान हैं, अवशेष हैं, हमें उन सब से वो मुक्त होना है और अपना अब जो हमारी जो धरोहर है उसको हमें आगे करना है। अब धरोहर हमारी दोनों तरह की है ना, एक सोशल है कि एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल है, उसके साथ हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उसको जो अभी ये आप एक सवाल पूछ रहे थे, उसमें कहीं आजादी के बाद से एक अजीब सी चीज हुई है जो अंग्रेजों के समय से चलती आ रही थी और उसके पहले से, कि हमारे जो धरोहर चिन्ह है या हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जो हमारे मतलब, क्योंकि भारत सबसे प्राचीन वो सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइजेशन की एक जो धरोहर थी, उस धरोहर के प्रति एक जो रुख था वो नकारात्मक रुख, या जानबूझ करके बताओ कि ये ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे ही थे और ये तो ऐसे ही थे, उन चीजों को लेकर के। और आज का जो भारत है, देखिए आज के समय में हम दुनिया भर में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, बाकी किसी क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, हम दुनिया की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। अब तो इकोनॉमी में भी हम दुनिया के 5वें नंबर पे हैं। तो ऐसे समय में आपके प्रत्यक्ष परोक्ष दुश्मन है जो छद्म रूप से आपके सामने आ रहे हैं, उनको समझने और जानने की ज्यादा जरूरत है, ताकि उनसे जब आप लड़ेंगे, क्योंकि सामने तो दुश्मन कई बार नहीं आ रहा है, उनसे लड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनका प्रतिकार नहीं करेंगे, आपके आगे बढ़ने की क्षमता में वो बार बार किसी तरह का हिंड्रेंस पैदा करेंगे और उसमें आपकी एनर्जी जाएगी। जी बिल्कुल, और एकजुट भारत के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे दुश्मनों को पहचाना जाए जो देश के भीतर छिपे हैं और नकाब लगाकर किसी ना किसी प्रकार से देश में हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सरकार के तमाम कदमों से आदिवासियों के गौरव को प्राथमिकता मिली है।
आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आनंद वर्धन जी, का आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा, आज अगर हम भारत की एकजुटता की बात करते हैं, नीतियों के लिहाज से अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है नीतियों के स्तर पर आज भारत एकजुट हमें दिखाई देता है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ, एक दौर ऐसा था जब ये सवाल उठता था कि उत्तर भारत का विकास हो रहा है, दक्षिण भारत का नहीं हो रहा है, दक्षिण भारत का हो रहा है, पूरब का नहीं हो रहा है। तो क्या आज आप कह सकते हैं कि समग्र भारत का विकास हो रहा है? देखिए, दो बहुत अहम बिंदु हैं। एक बिंदु कि मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत की राजनीति के दूसरे ऐसे सशक्त व्यक्ति हैं जिन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दे जिस पर हमारे राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलने से बचते रहे हैं, उसको उन्होंने बड़ी मुखरता से कहा है। और कहा क्यों है? क्योंकि उनकी जो राष्ट्रनिष्ठा है वो उनकी वाणी में, उनके कर्म में, उनकी कार्यनीति में दिखाई पड़ती है। जो वो एकता नगर से संदेश दे रहे थे, यदि आप उसका समग्र मूल्यांकन करें तो उन्होंने सांकेतिक तौर से सब कुछ बातें कही हैं कि देश के आंतरिक जो विक्षोभ जो पैदा करने वाली शक्तियां हैं उनके प्रति हमें सतर्क रहने की जरूरत है। एक दूसरी भी बात जो विकास की जा रही है कि रीजनल डिस्पैरिटी जो दिखाई पड़ती थी, क्षेत्रीय विषमता जो दिखाई पड़ती थी, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने निरंतर योजनाएं चलाई। और आज जो अधोसंरचना का जहाँ तक विकास का प्रश्न है इस देश में, आप नॉर्थ ईस्ट को देखें, आप मिजोरम जैसे राज्य को देखें, आप अरुणाचल जैसे राज्य को देखें, आप त्रिपुरा जैसे राज्य को देखें या सुदूर दक्षिणवर्ती राज्यों को देखें, तो पूरे भारत में अधोसंरचनात्मक विकास में जो प्रगतिशीलता आपको दिखाई पड़ती है, जिस तरह के रेलवे ट्रैक की बात, बिल्कुल। अब ऐसा नहीं होता कि कोई एक प्रदेश आगे बढ़ रहा हो, दूसरा प्रदेश पीछे रह जाए। पूरे देश में एक हमें विकास का एक रूप दिखाई देता है और यही एक रूप एकजुट भारत की, एक भारत की पहचान है। जाहिर सी बात है कि सरदार पटेल जी ने जो योगदान देश की एकजुटता के लिए दिया, वो अपने में एक ऐसा कार्य है जिसके लिए आज भी देश उन्हें याद करता है, उन्हें नमन करता है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।